शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का अर्थ। दो शब्द हैं इसमें, लोक और प्रशासन, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के अलग अलग अर्थ करते हैं हम और फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें लोक प्रशासन का अर्थ मिल जाता है। लोक प्रशासन के अर्थ में भी हम एक परंपरागत अर्थ पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बिफोर एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी की नीतियों के पहले जो अर्थ था परंपरागत अर्थ देखेंगे, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जो आधुनिक अर्थ है उसकी भी बात होगी। आधुनिक अर्थ मतलब आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन के अर्थ में कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ चेंज देखे गए हैं। तो वो क्या चेंज हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे, बिफोर एलपीजी भी और आफ्टर एलपीजी। इनफैक्ट हर टॉपिक को इसी तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि बिफोर एलपीजी क्या था और आफ्टर एलपीजी क्या है। 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आई हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत। 1887 1887 में लोक प्रशासन का एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक स्वतंत्र विषय के रूप में ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है। और जब 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आई हैं तो लोक प्रशासन के स्वरूप पर उन एलपीजी की नीतियों का व्यापक इम्पैक्ट, प्रभाव देखा गया है। तो लगभग हर टॉपिक में हम देखते हैं कि बिफोर एलपीजी स्थिति क्या थी और फिर एलपीजी की नीतियों का उस पर क्या प्रभाव देखने को मिला है, मतलब उसका आधुनिक स्वरूप क्या है। तो पूरे लोक प्रशासन में लगभग हर टॉपिक को हम इसी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो अर्थ में भी हम ऐसा ही करेंगे कि पहले ट्रेडिशनल अर्थ जानेंगे और फिर जो आधुनिक अर्थ या वर्तमान समय में जो अर्थ है वो देखेंगे। उसमें भी दो शब्द हैं, लोक और प्रशासन, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के अलग अलग अर्थ करेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो आप देखिए, प्रशासन शब्द का अर्थ यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है। प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, उसके भी हम दो अर्थ करते हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा भावार्थ। एक तो जो शब्द है उस शब्द का मीनिंग क्या है और दूसरा उसका भाव, उसका सेंस क्या है। तो जहां तक शब्दार्थ की बात है, अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश वर्ड है ये, उसका हिंदी रूपांतर है प्रशासन। और बेसिकली प्रशासन हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन ये शब्द हिंदी में भी इतना प्रचलित हो गया है कि अब हम उसे हिंदी का शब्द कह देते हैं, अन्यथा मूल रूप से ये संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशासन। बहुत सारे शब्द देखेंगे जो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं, इतने प्रचलित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उसी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हम यूज करते हैं, बजट, बजट ही बोलते हैं हिंदी में, जबकि वास्तव में वो अंग्रेजी का शब्द है बजट। लेकिन हिंदी में भी इतना प्रचलन में है कि कोई हमसे आपसे पूछे कि बजट का हिंदी क्या है तो हमें पता नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि बजट ही तो हिंदी है, जबकि बजट हिंदी नहीं, बजट वास्तव में अंग्रेजी शब्द है। लेकिन देखिए इतना खुलेआम हर अनपढ़ गवार आदमी भी बजट ही बोलेगा, तो लगता है कि ये तो हिंदी का ही शब्द है।
वास्तव में अंग्रेजी शब्द है। तो हर भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से ले लिए गए हैं, इतने प्रचलित हो गए हैं कि जैसे लगता है कि अरे ये तो उसी भाषा के शब्द। तो मुख्यतः संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशासन, लेकिन हिंदी में भी बहुत प्रचलित हुआ, तो आम बोलचाल में हम उसे हिंदी का ही शब्द कह देते हैं। और जो संस्कृत भाषा में शब्द है प्रशासन, पहले अब उसी का अर्थ जान लीजिए, तब वापस यहां लौटेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे। संस्कृत भाषा का जो शब्द है प्रशासन, उसमें प्र उपसर्ग है और साथ में शासन जुड़ा हुआ है। प्र उपसर्ग और साथ में शासन। शास धातु होती है, उससे शासन बना है और उसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया गया है। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या बेहतर, और शासन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। तो अब एक शब्द यहां देख रहे हैं सरकार, ये क्या है? एक एक लाइन में जाने। फिलहाल जब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं तो वहां कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। शासन क्या है, व्हाट इज गवर्नेंस। क्लास 6 की अगर एनसीईआरटी देखें आप, पॉलिटी वाली, सिविक्स वाली, तो शुरुआत यहीं से होती है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की। राज्य क्या है, सरकार क्या है, शासन क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, यहीं से शुरुआत होती है पॉलिटी। तो राज्य किसी समाज या समुदाय की जो राजनीतिक संरचना होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी, उसे हम स्टेट कहते हैं। आम बोलचाल में तो किसी देश की जो क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयां हैं वो राज्य कहलाती हैं, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान को हम राज्य कहते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में देखें तो किसी समाज या समुदाय की जो राजनीतिक संरचना है वो राज्य कहलाती है, जिसका निर्माण 4 आवश्यक तत्वों से मिलके होता है। वो 4 आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उसमें निवास करने वाले लोग या पॉपुलेशन होती है, उसकी एक गवर्नमेंट या सरकार होती है, और वो जो सरकार है वो सॉवरेन होती है, मतलब अपने आंतरिक बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होती है। राज्य के 4 तत्वों में एक तत्व होती है सरकार। सरकार मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इनको कलेक्टिवली हम गवर्नमेंट की संज्ञा देते हैं। तीनों अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। और सरकार चलाने का जो तरीका या पद्धति है वो शासन कहलाता है, गवर्नेंस। जैसे दुनिया में सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था आप देखें, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। उसमें कैसे सरकार चलेगी? तो जनता की भागीदारी के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलेगी। एक तरीका है राजतंत्र, मोनार्की, जिसमें एक वंशानुगत राजा होगा, उसकी मर्जी से सरकार चलेगी। तो देखिए सरकार चलाने का तरीका हो गया अलग अलग। तो लोकतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र में फिर संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, तो फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सरकार चलाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको हम शासन या गवर्नेंस कहते हैं। उसी शासन में हमने प्र उपसर्ग जोड़ा है, जिसका मतलब है उत्कृष्ट या बेहतर। दोनों को जोड़ दें, प्र और शासन को, तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ होता है बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना। सरकार चलाने का तरीका है शासन, और जब बेहतर ढंग से शासन का संचालन हो तो उसे हम प्रशासन की संज्ञा देते हैं। तो ये तो प्रशासन शब्द का अर्थ है। वापस लौटिए, यहां हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी रूपांतर प्रशासन। और जो अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से मिलके हुई है।
लैटिन भाषा के शब्द हैं एड और मिनिस्ट्रेर, उन दोनों से मिलके बना अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन और उससे प्रशासन। जो मूल शब्द है लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेर, अगर लैटिन भाषा की डिक्शनरी में उन शब्दों का आप अर्थ देखेंगे तो अर्थ होता है उनका लोगों की सामूहिक देखभाल करना। लोगों की सामूहिक देखभाल करना। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, बारिश तूफान से पेड़ गिर गया था, रास्ता बंद हो गया था, आने जाने वालों को असुविधा थी, जाम लग गया था। अब कुछ लोग मिले, उस पेड़ को हटाएं, उस पत्थर को हटाएं, रास्ता क्लियर करें ताकि जो असुविधा हो गई थी, जाम लग गया था, उस समस्या का समाधान। तो देखिए वहां क्या हुआ, लोगों की सामूहिक देखभाल। सामूहिक मतलब एक से ज्यादा लोग मिलके जब काम करें, पर्पज हो लोगों की देखभाल का, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। जो उस शब्द का अर्थ है हम उसकी बात कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, कुछ एक दो परिभाषाएं आगे हम देखेंगे। जब उन विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनकी हम एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें किसी भी गतिविधि के प्रशासन होने की 3 जरूरी शर्तें दिखाई देती हैं या प्रशासन के 3 प्रमुख तत्व देखने को मिलते हैं। जिस रूप में प्रशासन का व्यवहार में यूज हो रहा है, विभिन्न विद्वानों ने उसी यूज को देखते हुए प्रशासन को डिफाइन करने का प्रयास किया है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी परिभाषाएं दी हैं। हम उस व्यावहारिक यूज को भी देखें, विभिन्न विद्वानों ने जो डिफाइन करने का प्रयास किया एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी डेफिनेशंस को देखें और उनका एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, तो हमें 3 जरूरी तत्व या 3 जरूरी शर्तें दिखाई देती हैं किसी भी गतिविधि के प्रशासन होने की। कौन सी 3 जरूरी शर्तें हैं? सबसे पहला कि उस कार्य या गतिविधि का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, सर्टेन गोल। प्रशासन होने की सबसे जरूरी शर्त है कि हम कभी भी इसमें उद्देश्य विहीन गतिविधियों की चर्चा नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य जरूर हो। दूसरी शर्त है सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट्स। कभी भी हम व्यक्तिगत प्रयासों की बात नहीं करते प्रशासन में, हम इंडिविजुअल एफर्ट्स से मतलब नहीं है। जब भी हम बात करेंगे प्रशासन की, कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब कम से कम 2 लोग, ज्यादा जितने हो, तो हमेशा बात होगी कलेक्टिव एफर्ट्स की, कभी इंडिविजुअल एफर्ट्स की हम बात नहीं करेंगे प्रशासन। और तीसरा सहयोग तथा समन्वय, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जब 2 या ज्यादा लोग होते हैं तो फिर उनके बीच में, उनके कामों गतिविधियों में, उनके विचारों में एक रूपता, समन्वय या तालमेल का होना जरूरी हो जाता है। 2 या ज्यादा लोग हैं, सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, विचार अलग है, आपस में मतभेद बना हुआ है, तो काम कैसे होगा? लड़ाई झगड़ा ही होगा। वो जो सामूहिक प्रयास होंगे वो पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से नहीं होंगे, निश्चित उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। अकेले एक आदमी हो, जो मर्जी करे, किसी दूसरे से मतलब नहीं है, तो समन्वय तालमेल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा लोग हो गए, परिवार में अगर पति पत्नी, माँ बाप 2 लोग हैं, देखिए दोनों में अगर तालमेल नहीं होता है तो खामियाजा बच्चे उठाएं, लड़ाई झगड़ा हो आए दिन पति पत्नी में, तो किसका नुकसान? पूरे परिवार का। मतलब फिर तरक्की, विकास, जो निश्चित उद्देश्य हैं परिवार के, पूरे नहीं होते।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार लड़ती रहे आपस में, राज्य सरकार में आपस में एक विभाग दूसरे से लड़े, महाराष्ट्र में 3-4 सहयोगी दल हैं सरकार में आपस में लड़ते रहे, बिहार में बीजेपी जेडीयू आपस में लड़े, क्या होगा उससे? जो निश्चित उद्देश्य उन्हें समय पर सही तरीके से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन्हें उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी सौंपी है उनमें आपस में ही एक राय नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टकराव है, संघर्ष। तो सामूहिक प्रयास जैसे ही होते हैं उनके बीच में तालमेल और सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। बिना उसके निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो ये 3 आवश्यक तत्व या शर्तें देखी हैं हमने प्रशासन की। और देखिए, बस इन तीनों को मिला दीजिए आप अपनी इच्छा से। 3 तत्व हैं, इन तीनों को आप मिला दीजिए तो प्रशासन की एक परिभाषा, एक अर्थ या डेफिनेशन आप बना सकते हैं और वो आपके शब्दों में होगा। बस तीनों को मिलाना है। कैसे? विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। मिला रहे हम तीनों को। जो हम बोल रहे हैं आपको इसको भी रटना नहीं है, बस ये 3 तत्व दिमाग में रखने हैं, अपनी मर्जी से मिलाइए आप आगे पीछे करके, एक अर्थ बन जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। सबसे सटीक यही है, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे करके मिला सकते हैं। तो 3 तत्व हमने जान लिए, बस तीनों को मिला दें तो प्रशासन की एक डेफिनेशन हो जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन। शिक्षा को हम प्रशासन कहते हैं या चिकित्सा को इसीलिए कि उसमें ये तीनों तत्व हमें देखने को मिलते हैं। चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा, आप देखिए सबका एक विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में शिक्षा साक्षरता का विस्तार, स्वास्थ्य की देखभाल चिकित्सा का उद्देश्य। सामूहिक प्रयास हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो शिक्षा या चिकित्सा प्रशासन के अंतर्गत काम कर रही हैं। और मैंने पहले ही बताया कि अगर उनके बीच में बेहतर तालमेल और समन्वय नहीं होगा तो कभी भी उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। 2 साल 3 साल कोरोना की इतनी भीषण व्यापक स्थिति, हजारों लाखों लोग मरे, केंद्र राज्य सरकारें मिलजुल के काम नहीं करें, प्रवासी मजदूरों की समस्या और दूसरा, तो देखिए समस्याएं हम सब ने देखी झेली। और जहां आपस में तालमेल से बेहतर ढंग से काम किया तो वहां, अदरवाइज कोरोना की दूसरी लहर में आप देखें ऑक्सीजन की कमी या रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है या और दूसरा, कितने मौतें उसी वजह से हो। केंद्र राज्यों पे आरोप लगा रहा है, राज्य केंद्र पे आरोप लगा रहा है, एक राज्य दूसरे के ऊपर। तो बिना सहयोग समन्वय के तो हमने कहा कुछ नहीं होगा। तो चाहे चिकित्सा प्रशासन हो, शिक्षा प्रशासन हो, रेल प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन अन्य रूप देखें आप, हर जगह इन 3 तत्वों का होना जरूरी है। जहां जिस गतिविधि में आपको ये 3 तत्व दिखते हैं उसे हम प्रशासन की संज्ञा दे देते हैं। परिवार भी एक प्रशासन है, परिवार में भी 5-7 लोग, वहां भी देखिए उनका एक निश्चित उद्देश्य है, कलेक्टिव एफर्ट है, और बिना तालमेल के हमने कहा परिवार भी आगे नहीं बढ़ता है। तो परिवार को तो हम मूलभूत इकाई मानते हैं प्रशासन की, कारण की निश्चित उद्देश्य है। 2 से ज्यादा लोग हैं परिवार में, भाई 2 तो हैं ही कम से कम, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन तो और ज्यादा। और उनके बीच में भी जब तक तालमेल नहीं हो तो वो परिवार भी ना आगे बढ़ेगा ना तरक्की करेगा।
अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो हर गतिविधि इसमें ये तीन तत्व हैं, उसे हम प्रशासन की संज्ञा देते हैं। शब्दार्थ भी आपके सामने है, लोगों की देखभाल। भावार्थ भी आपके सामने है, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। अब अगर आप शब्दार्थ और भावार्थ को कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों में लगभग एक ही बात की जा रही है। ये शब्दार्थ है आपके सामने लोगों की सामूहिक देखभाल, और ये भावार्थ है विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास। बात वही है, देखिए सामूहिक तो है ही कॉमन दोनों में। विशिष्ट उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य यहां क्या लिखा है, लोगों की देखभाल, तो मतलब विशिष्ट उद्देश्य भी है, सामूहिक प्रयास भी है, और ये अंडरस्टूड है सहयोग समन्वय। नहीं भी लिखे हम तब भी अंडरस्टूड है कि जैसे ही बात सामूहिक आएगी वैसे ही सहयोग तो चाहिए ही है, बिना उसके होने ही नहीं है, कुछ तो अंडरस्टूड है। तो मतलब घूम फिर के जो शब्दार्थ था भावार्थ भी वही है। बस भावार्थ में इन जनरल हमने कह दिया कि निश्चित उद्देश्य हो, सामूहिक प्रयास हो, अब उद्देश्य जो हो। ये तो लोगों की देखभाल की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे चलो भैया आपको अपना लाभ कमाना हो, स्वार्थ हो, जो भी बस एक निश्चित उद्देश्य हो उसी के लिए आप काम कर रहे हो। तो ये प्रशासन का अर्थ है। देखिए एक दो विद्वानों के अनुसार उन्होंने क्या कहा प्रशासन को लेके। एल डी वाइट अमेरिकन हिस्टोरियन, लोक प्रशासन के भी बड़े महत्वपूर्ण विद्वान, लियोनार्ड डी वाइट, संक्षेप में एल डी वाइट हम बोलेंगे उन्हें बोलते हैं, समय 1891 से 1958। उन्होंने प्रशासन को डिफाइन किया। क्या? प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य, देखिए आप, प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण है। विशिष्ट उद्देश्य भी है, बहुत से मनुष्य मतलब सामूहिक प्रयास भी है, और सहयोग समन्वय की हम बात कर रहे थे वो भी उन्होंने साथ में निर्देशन नियंत्रण की भी बात कर दी। तो तीन तत्व हम बता रहे, देख लीजिए तीनों लिखे हैं। तो जो हमने डेफिनेशन दी है अपने शब्दों में, और ये इतने बड़े विद्वान एल डी वाइट उनकी डेफिनेशन, देखिए बात दोनों लोग वही कह रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको, इन्होंने भी वही कहा है। भाई हम भी तो उन्हीं को पढ़ के ही बता रहे कि भाई जो उन्होंने कहा, जो इन्होंने कहा, हमने कहा इन्हीं सबको तो एनालिसिस करके हमने एक सामान्य अपने शब्दों में भी बना ली डेफिनेशन। विक्टर थॉमसन, डोनाल्ड स्मिथ वर्ग, थॉमसन स्मिथ वर्ग बोलते हैं। प्रशासन से जुड़े और दो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए। प्रशासन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी समूह की सहकारी क्रियाएं हैं। देखिए आगे तीनों बातें की नहीं, लक्ष्य, सामूहिक प्रयास और सहकारी मतलब वही सहयोग तथा समन्वय। शब्द बदले हैं लेकिन देखिए वही बात लिखी है कि नहीं। तो एक परिभाषा एल डी वाइट, एक परिभाषा थॉमसन स्मिथ वर्ग, और एक परिभाषा आपकी अपनी जो मैंने अभी जस्ट बताई अपने शब्दों में, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय है। इन्हीं लोगों की बातों पे आधारित, लेकिन वो हमारी अपनी डेफिनेशन है, हमारे अपने शब्दों में। तो अपनी तरफ से हम बता सकते हैं कि प्रशासन क्या है, और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम इन लोगों की द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी कोट कर सकते हैं कि देखिए जो हम कह रहे हैं तो हम यूं ही हवा में कुछ नहीं बोल रहे, हम वही कह रहे हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, बस हम अपने आसान शब्दों में कह रहे हैं कि प्रशासन क्या है। अदरवाइज बड़े बड़े विद्वान भी वही बोल के गए। तो अपनी बात के सपोर्ट में हम इनकी डेफिनेशंस को यूज कर सकते हैं। प्रशासन के अर्थ में ही जो ध्यान रखने की और एक महत्वपूर्ण बात है
मैंने बताया कि व्यवहार में प्रशासन का जो यूज होता है उसी के आधार पे हमने प्रशासन को डिफाइन करने का प्रयास किया है। व्यवहार में सामान्यतः आप देखेंगे 4 रूपों में प्रशासन का यूज होता है या उसके 4 अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। प्रमुखता 4 रूपों में आप प्रशासन शब्द का इस्तेमाल पाएंगे। क्या है वो 4 रूप? पहला, मंत्रिमंडल या किसी अन्य सर्वोच्च कार्यकारिणी का पर्यायवाची, जैसे हम कहते हैं मोदी प्रशासन, नेहरू प्रशासन, गांधी प्रशासन या वाजपेयी प्रशासन। तो मोदी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल को हम मोदी प्रशासन भी बोल देते हैं। तो एक उस रूप में हम इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा, सार्वजनिक नीति या नीतियों को लागू करने के लिए की जा रही क्रियाएं, जैसे हमने कहा चिकित्सा प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, रेल प्रशासन। जो सरकार की कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है, शिक्षा का विकास या साक्षरता का, उसके लिए जो गतिविधियां, चिकित्सा प्रशासन। एक ज्ञान की शाखा जैसे लोक प्रशासन, एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन, वहां भी देखे प्रशासन है, लोक प्रशासन। और उसके अलावा प्रबंधकीय कला, मैनेजेरियल स्किल के रूप में भी आम बोलचाल में हम इसका प्रयोग करते हैं। अरे उसमें तो प्रशासनिक अनुभव है ही नहीं है, उसे तो प्रशासन करना आता ही नहीं है, या वो तो बड़ा अच्छा प्रशासक है, बड़ा अच्छा प्रशासनिक अधिकारी है। मतलब जो उसे काम दिए गए, जिम्मेदारियां दी गई, उन्हें वो कितना बेहतर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैनेजेरियल स्किल, काम करने का एक बेहतर तरीका, उस रूप में भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे इन 4 अलग अलग रूपों में प्रशासन शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको व्यवहार में। मंत्रिमंडल का पर्यायवाची, सरकार की कोई शाखा, सार्वजनिक नीति, एक विषय लोक प्रशासन, और या काम करने की कला, प्रबंधकीय कला के रूप में इस शब्द का प्रयोग। तो ये तो प्रशासन से जुड़ी कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए। अब आइए जो दूसरा शब्द है लोक, और तब फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो प्रशासन का तो ये अर्थ देख ही लिया हमने, इतनी बात हमने कर ली अभी आपसे कि प्रशासन के 3 तत्व हैं, विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, सहयोग, समन्वय। उसमें शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, इतनी हमने बात कर ली। अब आइए लोक शब्द है, पब्लिक शब्द। लोक शब्द को पहले जान लें और या इसी में थोड़ा और जान लें। अब ये दोनों आपस में जुड़ी हुई बातें। अभी तक मैंने आपको बताया कि 3 तत्वों के आधार पर हम प्रशासन को डिफाइन करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। अब अगर उसी बात को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं, तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये 2 तरह का होता है या हो सकता है। मूल रूप से आप देखेंगे जो उद्देश्य हमारे काम या गतिविधि का, वो 2 ही। या व्यक्ति अपने हित के लिए काम करता है, और या समाज के हित के लिए काम करता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, कुछ भी, या अपना हित स्वार्थ और या समाज का। दशरथ मांझी ने पूरी जिंदगी लगा दी कि एक पहाड़ को काट के सड़क बना दें, ताकि जो उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। तो भाई प्रयास तो उन्होंने भी किया, निश्चित उद्देश्य भी था, लेकिन वो उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ नहीं था, बल्कि उद्देश्य समाज का हित था।
सरकार जो कर रही है, सरकार का उद्देश्य कोई निजी लाभ या स्वार्थ नहीं है। सरकार का उद्देश्य आपके हमारे हितों को सुनिश्चित करना है। वो उज्ज्वला हो, वो नरेगा हो, वो जल जीवन मिशन हो, या जितनी योजना है, उद्देश्य कोई निजी लाभ नहीं है। उद्देश्य आपका हमारा कल्याण विकास करना है। और या दूसरा तरीका है, दूसरा उद्देश्य जो हम करें अपने निजी लाभ या स्वार्थ के लिए, नौकरी कर रहे, 50,000 1,00,000 तनख्वाह मिल रही, पर्पस क्या है? अपना निजी हित स्वार्थ कि एक अच्छा सा बढ़िया सा 1 2 करोड़ का मकान ले लें, बीवी बच्चों को बढ़िया सुख सुविधाएं दे दें, विदेश घूमें और एंजॉय करें। तो अपने निजी लाभ या स्वार्थ के लिए आदमी काम कर रहा है। तो मुख्यतः तो 2 ही चीजें हैं, या अपना हित या समाज का हित। अब उसमें फिर समाज के हित में ढेरों हो सकते हैं कि शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार, या अपने हित में उसी तरह से हो सकता है, लेकिन मूल यही 2। जो भी काम या गतिविधि होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, मुख्यतः इन्हीं 2 वर्गों में हम बांटते हैं, लोक हित, निजी हित। याद रखें, सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य जब लोक हित होता है तो उसे कह देते हैं हम लोक प्रशासन, और जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य निजी हित होता है तो उसे हम कह देते हैं निजी प्रशासन। दोनों प्रशासन होते हैं, दोनों में निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं, बस दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, एक का उद्देश्य है लोगों का हित, दूसरे का उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना। जैसे शिक्षा प्रशासन में एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट। चिकित्सा प्रशासन में एक सरकारी अस्पताल है, एक प्राइवेट। सीधा सा सिंपल सा उदाहरण आप देखें, कोरोना की वैक्सीन सरकार में भी लग रही है, सरकारी अस्पताल में भी, और प्राइवेट में भी। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में लग रही है, प्राइवेट वाले 300 400 500 जो जितना ले रहा है, जनरली 250 वैक्सीन का, 150 या 100 वो लगाने का चार्ज, तो 400 या जो जितना ले रहा है, उसमें भी अलग अलग वैक्सीन की कीमत अलग। एक ही काम हो रहा है कोरोना की वैक्सीन, एक में फ्री में हो रहा है और दूसरे में 200 300 400 500 रुपए लेके हो रहा है। अंतर बस यही है कि एक लोक प्रशासन है, दूसरा निजी प्रशासन है। एक का उद्देश्य है कोरोना से बचाव, लेकिन दूसरे का प्राथमिक उद्देश्य है पैसा। भाई वो भी कोरोना से बचाव करेगा, लेकिन पहले पैसा लेगा। अगर 400 नहीं दोगे तो भगा देगा, घुसने नहीं देगा, तब नहीं करेगा वो कोरोना से बचाव आपका। मतलब प्राथमिकता पैसे को है, प्राथमिकता कोरोना से बचाव को नहीं है। और यहां प्राथमिकता कोरोना से बचाव के, वो तो कह रहे मुफ्त में आओ लगवा जाओ, बल्कि अब तो घर घर घूम के भी लगाएंगे। तो देखिए, हैं दोनों प्रशासन, लेकिन एक है लोक प्रशासन सरकारी वाला, दूसरा है निजी प्रशासन प्राइवेट वाला। सरकारी स्कूल में साल भर बच्चा पढ़े, 100 150 200 नाम मात्र की फीस लगे, मिड डे मील में खाना भी मिले, वर्दी भी मिले, बिहार यूपी में फ्री में साइकिल, लैपटॉप और दुनिया भर की स्कूटी वगैरह भी मिल जाए, और पढ़े बच्चा। वो सरकारी मतलब लोक है। और भाई निजी में जाए, कॉन्वेंट में जाए, प्राइवेट स्कूल में, वहां महीने की फीस भी 4000 5000 लगे, ड्रेस भी स्कूल से खरीदनी पड़े, किताबें भी, और कभी डेवलपमेंट फीस कभी किसी के नाम पे, वो प्राइवेट है। पढ़ा दोनों रहे बच्चे को, लेकिन प्राइवेट वाला अगर महीने की फीस टाइम पे नहीं आएगी तो नाम काट देगा। तो प्राथमिकता पढ़ाई को नहीं, प्राथमिकता पैसे को है। और सरकारी में तो लगना ही नहीं है पैसा, नाम मात्र की फीस है। उल्टा उसमें वजीफा भी मिल जाना है, आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, दुनिया भर की, और हमने कहा उसमें सुख सुविधाएं भी मिल जानी है, खाना भी, पीना भी, कपड़ा भी। और हैं दोनों शिक्षा, लेकिन एक है लोक और दूसरा है निजी। एक का उद्देश्य है शिक्षा, दूसरे का उद्देश्य है पैसा।
हाँ, ये बात और है कि वो पैसा लेके वो भी शिक्षित करेगा, लेकिन पहले पैसा। तो ये अंतर हो जाता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। इनके उद्देश्यों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं। अब आइए लोक शब्द पे। लोक प्रशासन में दूसरा शब्द है लोक। जिस तरीके से प्रशासन के दो अर्थ हैं, लोक शब्द के भी दो अर्थ हैं। कुछ विद्वान कहते हैं लोक का मतलब है जनता, और कुछ विद्वान कहते हैं लोक का मतलब है सरकार। डिक्शनरी भी आप खोलेंगे, पब्लिक शब्द का मीनिंग देखेंगे तो दोनों मिलेगा आपको, जनता भी सरकार भी। हम दोनों मानते हैं। पहले लोक का मतलब मानते हैं जनता, प्रशासन का मतलब यहां हम देख रहे हैं। दोनों को जोड़ दें तो देखिए एक डेफिनेशन आप बना सकते हैं, जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन ही लोक प्रशासन है। लोक का अर्थ जनता, प्रशासन का अर्थ आप देख रहे हैं। दोनों को जोड़ दें तो जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। यहां भी जस्ट अभी हमने वही बताया आपको कि जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोक हित, तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। तो जनता के हित में किया गया प्रशासन लोक प्रशासन। छोड़ दें उसको अभी। लोक का दूसरा अर्थ लें सरकार, प्रशासन का अर्थ वहां देख रहे हैं। अब जोड़ें दोनों को तो अब क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन। एक जनता के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है, दूसरा सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। तो दो डेफिनेशन है, लेकिन आप पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है एक दूसरे की। जनता के लिए में हम किसकी बात कर रहे हैं, साध्य की। किसके लिए, टारगेट क्या है, जनता, उसका हित। और सरकार के द्वारा में हम किसकी बात कर रहे हैं, साधन की। किसके द्वारा, मीन्स क्या है, सरकार। तो एक में बात हो रही है साध्य की, दूसरे में बात हो रही है साधन की। साध्य और साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसी तरह से जो ये दो अर्थ हैं लोक के, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। एक ने साध्य के आधार पर डिफाइन करने का प्रयास किया, दूसरे ने साधन के आधार पर डिफाइन करने का प्रयास किया। हमें दोनों चाहिए। बिना साध्य के साधन व्यर्थ है, बिना साधन के साध्य कभी पूरा नहीं होता। बड़े बड़े सपने देखें, पूरा करने के लिए हमारे पास जो टूल, जो मैकेनिज्म चाहिए वही नहीं हो। या साधन तो हो लेकिन लक्ष्य पता नहीं हो जीवन का कि क्या करना है, तो व्यर्थ है। आप मेहनत करें लेकिन लक्ष्य पता नहीं क्यों कर रहे। या आपने सपना तो देख लिया, लक्ष्य तय कर लिया, आईएएस बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, लेकिन अब उसकी प्राप्ति के लिए जो टूल चाहिए, जो एफर्ट चाहिए, आप वही नहीं कर रहे। नहीं होगा काम जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, साध्य भी, साधन भी, लक्ष्य भी, उसकी प्राप्ति के लिए एफर्ट भी। तो दो अलग अलग अर्थ हैं लोक के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी ना होके पूरक है। इतने डिस्कशन के बाद अब अगर हम लोक प्रशासन को डिफाइन करें, प्रशासन का अर्थ भी देख रहे हैं हम, लोक का अर्थ भी देख रहे हैं हम, लोक के दो अर्थ देख रहे हैं हम, जनता, सरकार। अब जोड़ दें इन सबको तो देखिए फाइनली एक अर्थ लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे लोक प्रशासन का। अब तक जितनी हमने बातें की उनको जोड़ते हुए, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। जनता के लिए सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। सब आ गया, जनता,
सरकार, प्रशासन, तीन यही तत्व देख रहे हैं आप, तीनों को जोड़ दिया हम। जनता के लिए सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन। तो फिर डेफिनेशन आपको अपने हिसाब से बनानी है। तीन बातें बस उसमें हमें चाहिए है, एक जनता, दूसरा सरकार, तीसरा प्रशासन। बस ये तीन कीवर्ड ध्यान रखें, प्रशासन और लोक के दो अर्थ, जनता, सरकार, तीनों को आप अपनी मर्जी से जोड़िए, डेफिनेशन तैयार है लोक प्रशासन की। उसी को हम बस तीनों को जोड़ के आपको बता रहे हैं। जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। सरकार का मतलब मैंने बताया ही पीछे आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नीति का निर्माण, नीति का क्रियान्वयन, न्याय। जो संसद है वो विधायिका है, जो मोदी मंत्रिमंडल है कार्यपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायपालिका है, और इन्हीं को सामूहिक रूप से हम सरकार कह रहे हैं। राज्य में उसी तरह से राज्य का विधानमंडल है, राज्य की मंत्रिमंडल है, और राज्य में उच्च न्यायालय है। तीनों अंग हैं सरकार के। तो अब इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है वो लोक प्रशासन है, जनता के हित में और सरकार के द्वारा। देखिए फिर एक डेफिनेशन लिखी है E.N. ग्लैडन, फिर एक प्रसिद्ध प्रशासनिक विचारक हैं, पूरा नाम एडगर नॉर्मन ग्लैडन, ब्रिटिश आर्मी में थे लेकिन प्रशासन के विद्वान भी। उन्होंने क्या कहा कि लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। तो उसमें सरकार भी आ गई, प्रशासन भी आ गया, जनता नहीं आई है, वो हम और उसमें बता रहे हैं आप। तो दो तो दिख ही रहे आपको, सरकार और प्रशासन। मान के चलते हैं वो कि जब सरकार काम करेगी तो किसके लिए करेगी? भाई सरकार अपने लिए तो काम करेगी नहीं। नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ किसके लिए काम कर रहा करेंगे? भाई जनता के लिए ही तो। संसद या राज्य का विधानमंडल, नेताजी, MP, MLA किसके लिए काम करेंगे? ठीक है आजकल बेईमानी, घूसखोरी है, कई अपने भ्रष्टाचार अपने जेब में भरने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम केवल भारत की बात तो कर नहीं रहे, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। और भारत में भी 4 बेईमान है, तो ऐसा नहीं है कि 4 ईमानदार नहीं है। तो ओवरऑल तो यही है कि भाई सरकार किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए। तो वो कहते हैं कि वो अंडरस्टूड है सरकार के प्रशासन में जनता, तो नहीं अलग से उन्होंने जनता लिखा। हम अंडरस्टूड के लिए क्यों छोड़ें? ये हम तो एक क्लियर बात कर दें, हमारा काम तो यही है कि हमने क्या समझा, तो हमने तो यही समझा कि जनता भी चाहिए, सरकार भी चाहिए और प्रशासन भी। तो हम तो एकदम क्लियर करके बता दे रहे कि जनता के लिए किया गया सरकारी कामों का प्रशासन। बात ये उसी तरह की कर रहे हैं कि लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से। तो ये लोक प्रशासन का अर्थ है, परंपरागत अर्थ है, हमेशा याद रखना है लोक प्रशासन पढ़ते समय, जनता का हित और सरकारी कामों का प्रशासन ही लोक प्रशासन। और देखिए कुछ डेफिनेशंस लोक प्रशासन की। वुडरो विल्सन 28th US प्रेसिडेंट, लोक प्रशासन विषय के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनके ही प्रयास से लोक प्रशासन का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में जन्म हुआ। वुडरो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वयन है। लोक प्रशासन कानून का क्रमबद्ध क्रियान्वयन है। ये अभी आगे से भी अब थोड़ा चीजें जुड़ी हैं। सरकार के जो 3 अंग बता रहा हूं मैं आपको, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये एक फिर विवाद का मुद्दा है आगे कि हम क्या तीनों अंगों के कामों को लोक प्रशासन में शामिल करें या किसी एक अंग के। वुडरो विल्सन ने मुख्यतः कार्यपालिका के जो क्रियान्वयन संबंधी काम है उन तक सीमित करने की बात की थी लोक प्रशासन को। तो उसी के अनुसार उनकी ये डेफिनेशन है कि सरकार के 3 अंगों में
कार्यपालिका का काम है क्रियान्वयन। ये वही कह रहे कि कानून के क्रियान्वयन का नाम लोक प्रशासन है। एल डी वाइट, जो जस्ट अभी पीछे भी हम देख रहे थे, लियोनार्ड वाइट, अमेरिकन हिस्टोरियन, वो कहते हैं लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। ये भी उसी तरह की बात कर रहे हैं, लोक नीति का क्रियान्वयन, कार्यपालिका के कार्य। तो अलग अलग विद्वानों ने डिफाइन करने का प्रयास किया। और देखिए एक दो विद्वान, लूथर गुलेक, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, टाइम देख रहे हैं आप 1892 से 1993। लूथर गुलेक ने कहा लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो शासन से, विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। फिर वही बात, हालांकि विधायिका तथा न्यायपालिका भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। तो दोनों तरह की बात की उन्होंने कि मुख्यतः तो कार्यपालिका से संबंधित प्रशासन, मतलब क्रियान्वयन वाले पक्ष से, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जरूरत के अनुसार हम उसमें विधायिका और न्यायपालिका के कामों को भी शामिल कर सकते हैं। तो वो एक हमने कहा एक डिबेट का मुद्दा भी रहा है कि केवल कार्यपालिका या विधायिका न्यायपालिका सब लोक प्रशासन में शामिल है, क्योंकि हैं तो सब सरकार के ही अंग। और एक विद्वान W.F. बिलोवी, महत्वपूर्ण प्रशासनिक विद्वान, वो अपने व्यापक अर्थ, देखिए उन्होंने व्यापक अर्थ लिया। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार के किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो। ये देखिए सभी अंगों की बात कर रहे हैं कि किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो, और संकुचित अर्थ में वह केवल कार्यपालिका की कार्यवाही की ओर संकेत करता है। मतलब आपके सामने लोक प्रशासन के दो अर्थ दिख रहे हैं, एक संकुचित अर्थ जिसमें सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा, और व्यापक अर्थ जिसमें सरकार के सभी अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मैंने आपको बताया सरकारी कामों का प्रशासन, लेकिन उसमें भी फिर दो अलग अलग ग्रुप बन गए। कुछ ने कहा सरकार में भी केवल कार्यपालिका, कुछ ने कहा कि पूरी सरकार, तीनों अंग, और कुछ कह रहे कि जैसी जरूरत वही कार्यपालिका, लेकिन जरूरत के अनुसार विधायिका न्यायपालिका। यह भी कह रहे कि संकुचित में कार्यपालिका, व्यापक में तीनों, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देख लेंगे हम, है सरकारी कामों का प्रशासन अब केवल कार्यपालिका या तीनों, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए। तो ये तो लोक प्रशासन का अर्थ है, परंपरागत अर्थ है। परंपरागत का मतलब मैंने बताया एलपीजी के पहले, आज से 40 साल पहले का अर्थ बताया अभी मैंने आपको। अभी मैंने आपसे जितनी बातें की वो 40 साल पुरानी बातें की हैं, 1980 के पहले की बातें की अभी मैंने आपसे। उस समय वो बातें की जाती थी तो अच्छी लगती थी, अब वो बातें पुरानी पड़ गई हैं। अब मैंने अब तक जो आपसे बातें की, जो अर्थ बताया, अब वो बहुत उपयोगी और प्रासंगिक नहीं है आज के संदर्भ और परिस्थिति में। अब उसमें कुछ चेंज हो गए। क्या? तो देखिए लोक प्रशासन का आधुनिक अर्थ, मॉडर्न व्यू क्या है, या अब क्या अर्थ है लोक प्रशासन का इन प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहले तो आधुनिक शब्द का ही मतलब हम यहां जाने, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि आधुनिक अर्थ या कहें कि वर्तमान स्थिति क्या है लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर।
तो जो आधुनिक शब्द है या वर्तमान शब्द है, पहले तो उसका सेंस क्या है हमारे लिए। तो मैंने शुरू में ही, क्लास शुरू करते समय ही बताया कि उसका सेंस हमारे लिए क्या होगा। 1980-90 का दशक, डिकेड ऑफ 80s 90s, और या 21वीं सदी की शुरुआत, 21st सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। अब तो देखिए 20, 22, 23 साल हो गए 21वीं सदी के, है तो शुरुआत ही। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मध्य आ जाएगा 21वीं सदी का, और अंत की तरफ चलेंगे। तो अभी तो हम शुरुआत में ही हैं 21वीं सदी। तो वर्तमान समय मतलब ये इधर का 40 साल, 80 से लेके अब तक का जो समय है, ये उसे हम कह रहे हैं वर्तमान समय। 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत, उसे हम कहेंगे वर्तमान समय। और उसमें क्या अर्थ है लोक प्रशासन का, तो उसे कह रहे हैं आधुनिक अर्थ। तो जो ये समय है 20वीं सदी का अंत, 21वीं सदी की शुरुआत, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एलपीजी की नीतियां। एल, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। संक्षेप में हम बोलेंगे एलपीजी। एलपीजी गैस नहीं जिससे घर में सिलेंडर जल रहा है, यहां एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। 80-90 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, एलपीजी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थेचर। उनके समय से शुरुआत हुई थी एलपीजी की नीतियों की। उदारीकरण का मतलब कि नियम कानूनों को लचीला बनाइए, बहुत कठोर नियम कानून नहीं चलेंगे। निजीकरण का मतलब कि केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठिए, निजी कंपनियों को, बाजार की भूमिका को आगे बढ़ाइए। और ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़िए, विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का मौका दीजिए, कुएं के मेढक बन के नहीं रहिए, विदेशी निवेश को आकर्षित कीजिए। तो ये है एलपीजी। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने इन नीतियों की शुरुआत की थी। धीरे धीरे दुनिया के और देशों को भी ये नीतियां अच्छी लगी, समझ में आया, उन्होंने अपनाई। हमारे देश में हम देखते हैं 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई, जब पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। नई आर्थिक नीति आई हमारे देश में 24 जुलाई 1991, और उसके द्वारा हमने भी अपने देश में एलपीजी की नीतियों को अपनाया। उसी समय दुनिया के और देशों ने भी। तो हम 80-90 का दशक कहते हैं, तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन भी आ जाता है और भारत भी आ जाता है, दुनिया के और देश भी आ जाते हैं। तो जो ये 80-90 का दशक था, 20वीं सदी के अंत का समय था, इस पूरे दौर की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी एलपीजी। एलपीजी की नीतियां आई, इनका बड़े पैमाने पर प्रभाव दिखा समाज के सभी क्षेत्रों में।
वो राजनीति हो, वो अर्थव्यवस्था हो, वो कल्चर हो, वो प्रशासन हो, हर क्षेत्र में एलपीजी की नीतियों का व्यापक प्रभाव देखा गया। लोक प्रशासन के अर्थ पे भी प्रभाव पड़ा। फिलहाल हमें उसी से मतलब है कि कोई क्षेत्र जीवन का, समाज का ऐसा नहीं था जो एलपीजी की नीतियों से, उनके प्रभाव से अछूता रहा। जीवन के, समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर इन नीतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव था। हमें मतलब है प्रशासन के अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। दो प्रमुख प्रभाव या दो प्रमुख परिवर्तन लिखे स्क्रीन पे यहां आपके सामने लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में। एलपीजी की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, दो प्रमुख यहां अर्थ, प्रमुख प्रभाव आपके सामने है। पहला क्या, कि जनता का हित हो लेकिन सरकारी होना जरूरी नहीं। और दूसरा, कि जनता का हित भी नहीं, सरकारी भी नहीं, निजी कंपनियां भी लोक प्रशासन में शामिल। जो अभी तक मैंने आपको कहा, बताया, अब मैं अपनी ही कही बात को पलट रहा हूं। परंपरागत अर्थ मैंने बताया कि 3 शब्द ध्यान रखना है, जनता, सरकार और प्रशासन। तो तीनों को जोड़ के परिभाषा मैंने बताई, जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। और अब अपनी ही कही बात को पलट रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए, लिखा है कि जनता का हित तो हो लेकिन सरकारी होना जरूरी नहीं है। अब पलट रहा हूं मैं अपनी ही कही बात कि जनता, सरकार, प्रशासन। अब सरकार भूल जाओ, जनता जरूरी है, प्रशासन तो है ही, बस जनता जरूरी है। सरकारी हो या नहीं हो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया आफ्टर एलपीजी। पहले हम मानते थे कि जनता का हित कौन करेगा, तो सरकारी तो करेगी। एलपीजी की नीतियों के बाद हमारी सोच बदल गई। हमने कहा अरे, तो हम गलत सोचते थे कि जनता के हित अकेले सरकार करती है। हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी हैं, वो जनता का हित करते हैं। कहीं आग लग जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं रेल दुर्घटना हो जाती है, सरकार तो बाद में पहुंचती है, स्थानीय लोग पहले पहुंच जाते हैं वहां जनता के हित के लिए। स्थानीय गैर सरकारी संगठन, एनजीओ पहले पहुंच जाते हैं राहत और बचाव के लिए, सरकारी एजेंसियां तो बाद में आती हैं। वो भी तो जनता का हित कर रही हैं, वो तो सरकारी नहीं है। बचपन बचाओ आंदोलन पूरी दुनिया में आंदोलन चलाता है बचपन बचाने के लिए, बाल श्रम रोकने के लिए, वो तो गैर सरकारी है। दशरथ मांझी हमने कहा कि पूरी जिंदगी लगा देते हैं पहाड़ काट के सड़क बनाने के लिए, वो तो सरकारी आदमी नहीं है। राजेंद्र सिंह पानी बचाने के लिए जीवन लगा देते हैं, वो तो सरकारी नहीं है। सदगुरु जग्गी वासुदेव 30,000 किलोमीटर की यात्रा कराते हैं 100 देशों की, सेव सॉयल के नाम पे मिट्टी बचाने के लिए, वो तो सरकारी नहीं है। वो काम तो जनता के हित का कर रहे हैं। तो हमारी सोच बदल गई एलपीजी के बाद। पहले हम कहते थे कि जनता का हित तो सरकार ही करती है, जो करेगी सरकार करेगी। लेकिन जब एलपीजी आया, एलपीजी में आप देख रहे कि हमने निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाई जानबूझ के। हमने गैर सरकारी संगठनों को आगे आने का मौका दिया। जब ये आगे आए तो फिर हमने देखा कि सारे अपने लाभ और स्वार्थ के लिए ही काम नहीं करते।
बल्कि कई गैर सरकारी भी ऐसे हैं जो जनता के हित में काम करते और करना चाहते हैं। कई निजी भी ऐसे हैं कि अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, अपनी सैलरी को तक दांव पे लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, कि स्कूल बनवाते हैं कि। तो फिर हमने कहा इसका मतलब कि लोक प्रशासन में जनता का हित को प्राथमिक हम रखें, अब वो सरकार करे या कोई और करे। जो जनता के हित में काम करेगा वो लोक प्रशासन कहलाएगा, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, हमें इससे मतलब नहीं। एक तो ये हमने चेंज कर दिया अपनी सोच को और लोक प्रशासन के अर्थ को, कि इसमें गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थान को भी हम शामिल करेंगे अगर वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा बचपन बचाओ आंदोलन या और दूसरे जो इतने सारे गैर सरकारी संगठन हम पढ़ते सुनते हैं। कोरोना के दौर में आप देखिए फिल्मी हीरो, क्या नाम, वो जिसने सरकार से ज्यादा लोगों को घर भेज दिया, इलाज करवा दिया और क्या क्या, सोनू सूद। जितना सरकार ने लोगों को महाराष्ट्र कहां कहां से घर नहीं भेजा, उतना उसने बसें चला के और क्या क्या करके घर भेज दिया सोनू सूद ने। है तो गैर सरकार, काम जनता के हित का करता है। ऐसे हमने कहा ढेरों लोग हैं, उनकी संस्थाएं भी हैं, बस चूंकि हमें व्यक्तिगत बात नहीं करनी तो व्यक्तिगत कर भी नहीं रहे। सोनू सूद कोई अकेला थोड़ी था, कई लोगों की टीम थी, पूरा एक संगठन ग्रुप। बचपन बचाओ ग्रुप पूरा एक संगठन है। पानी बचाओ मिट्टी बचाओ जग्गी वासुदेव कहने को एक आदमी, लेकिन पूरा एक उनका फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन संगठन है। तो जैसे ही प्रयास सामूहिक हो गए, बस हो गए वो लोक प्रशासन, अगर जनता के हित में है वो। और हैं ढेरों आजकल ऐसे, देसी भी विदेशी भी बहुत सारे। बिल गेट्स, मिलिंडा फाउंडेशन आप सुनते हैं, रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, दुनिया भर के संगठन गैर सरकारी हैं, काम जनता के हित का कर रहे हैं, तो वो भी लोक प्रशासन है। दूसरा चेंज हमने क्या किया, हमने देखा कि एलपीजी में तो अब प्राइवेटाइजेशन करना है, हमें कर रहे हैं हम, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को बुला रहे हैं। वो देसी कंपनियां भी हैं और विदेशी कंपनियां भी हैं। तो हमने कहा कि अब हम लोक प्रशासन में उन बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भी शामिल करेंगे जो जनता या करदाता के पैसे पर निर्भर है, जो सरकार के वित्तीय संस्थानों से मदद पा रही है, जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों का पैसा लगा है, जो सरकार से सुविधा सहायता सब्सिडी पा रही हैं। जो इस तरह की बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं वो सब भी लोक प्रशासन में शामिल है। निजी कंपनियां, लेकिन अगर वो जनता या करदाता के पैसे पर निर्भर, अगर सरकारी वित्तीय संस्थानों का पैसा लगा है उनमें, अगर सरकार से उन्हें मदद मिल रही है, सुविधा सहायता मिल रही है, तो वो भी लोक प्रशासन में शामिल है। रिलायंस, अमेजन और जितनी बड़ी बड़ी आप देसी विदेशी कंपनियां देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन कंपनियों में जो सारी उन कंपनी की नेटवर्थ, उनकी पूंजी है, वो कंपनी के जो मालिक हैं उनकी है? रिलायंस में क्या सारा पैसा मुकेश अंबानी के अपने घर का, अपने बाप का पैसा है? ऐसा तो नहीं है। रिलायंस की जो ढेरों कंपनियां हैं शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं, वो अपने शेयर बेचती हैं। आप हम जैसे हजारों लाखों लोगों ने उनके कंपनी के शेयर खरीदे, किसी ने 100, किसी ने 500।
मतलब समुद्र में बूंद के बराबर ही सही हमारा भी तो उसमें कंट्रीब्यूशन है, पैसा लगा है। कहने को मालिक मुकेश अंबानी है, लेकिन अगर रिलायंस की कुल उसकी आज की डेट में आप मार्केट वैल्यू देखें, मान लीजिए 5 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है, तो क्या पूरा 10 लाख करोड़ मुकेश अंबानी का पैसा है? नहीं, उसमें 1000 रुपए हमारा है, 5000 आपका है, 10,000 किसी और का है, और ऐसा सब मिला दें तो हम पाएंगे कि रिलायंस की कुल संपत्ति में मुकेश अंबानी का मुश्किल से मुश्किल 20% पैसा है मैक्सिमम, या 15% है, या 18% है, या 25% है, और बाकी 80% वो आपका हमारा है। इसी तरह से 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, नहीं तो सरकारी वित्तीय संस्थानों का है। एसबीआई से लोन लिया है 20,000 करोड़, पीएनबी से लोन लिया है 10,000 करोड़। आप सुनते हैं नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौक से, क्या कि उन्होंने बैंक से लोन लिया था और फिर चुकाने की जगह वो पैसा खा के रातों रात विदेश भाग गए। तो कहीं 13,000 करोड़, कहीं 17,000 करोड़, कहीं अभी एक नया घोटाला 35,000 करोड़। देखिए, आपने हमने बैंक में अकाउंट खोला है, सेविंग अकाउंट, उसमें अपनी जमा पूंजी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए रखा है। वो ही तो उठा के दे दिया एसबीआई ने विजय माल्या को, नीरव मोदी को और सबको की। हमने जो एफडी करवाई है बैंक में, हम जो और जमा करते हैं अलग अलग रूप में। तो रिलायंस के पास भी है वो बैंक का लोन, टाटा के पास भी है वो, विजय माल्या के पास भी है वो, नीरव मोदी के पास भी। कहने को हमें दिखता है कि अरे ये तो इतने बड़े लाखों करोड़, लेकिन लाखों करोड़ घर का नहीं है, खुद के बाप का नहीं है वो पूरा। वो छोटा सा हिस्सा उनका है, बाकी बैंकों का लोन है। बाकी आपका हमारा पैसा है, अगर वो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं तो सरकार उन्हें सुविधा दे रही है, सहायता दे रही है। तो फिर जितनी ऐसी निजी कंपनियां हैं, कोई भी ये शर्त उनमें है, सारा पैसा खुद का नहीं है, खुद के घर का, खुद के बाप का सारा पैसा नहीं है, दूसरे का पैसा है, दूसरे की मदद है, सरकारी मदद है, सरकार से सब्सिडी है, सुविधा है, कोई भी ऐसी निजी कंपनी, तो वो भी लोक प्रशासन में शामिल है। क्यों? सारा पैसा हमारा खुद का होगा, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ पैसा आपका लग जाएगा तो फिर अब तो आपकी मर्जी भी हमें चाहिए पड़ेगी। जैसे ही हम सरकार से लोन लेंगे तो फिर अब सरकार की भी मर्जी से चलना पड़ेगा हमें। नहीं तो आप आंखें दिखाओगे कि अगर हमारी नहीं सुन रहे तो हमारा पैसा लौटाओ। जिससे लोन लिया है उसकी नहीं सुनेंगे तो वो कहेगा कि या तो हमारे अकॉर्डिंग काम करो, नहीं तो हमारा लोन वापस दो। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, बड़ा होना है तो आपका पैसा चाहिए है, आपका पैसा लेंगे तो आपके आगे सिर झुकाना है, आपकी सुनना मानना है, और नहीं तो फिर छोटे रहे। दो में से एक ही होगा। आज का जमाना छोटे वाला नहीं है, आज का जमाना तो है एमएनसी, बड़े वाला, मल्टीनेशनल कंपनी। दुनिया के 200 देश हैं तो अमेजॉन 200 देशों में कारोबार करेगी। तो फिर अपने दम पे तो संभव नहीं है इतना।
दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, दूसरे में आम आदमी भी, सरकार भी। और जैसे ही दूसरों की मदद आएगी वैसे ही दूसरों का प्रेशर आएगा, वैसे ही दूसरों का इंटरेस्ट आ जाएगा। आप केवल अपने लाभ के लिए काम नहीं कर पाओगे, उन दूसरों के भी हितों के लिए आपको सोचना पड़ेगा जिनसे आपने मदद ली है। दूसरे मतलब जनता, दूसरे मतलब सरकार। तो जब आप उनके हितों को ध्यान में रखने लगोगे तो फिर आप भी तो लोक प्रशासन हो गए। कहने को निजी हो लेकिन वास्तव में आप भी तो जनता के हित को ध्यान में रख रहे, मजबूरी बस ही रख रहे लेकिन रख रहे, तो फिर आप भी तो लोक प्रशासन हो गए। तो हमने लोक प्रशासन का दायरा कितना बढ़ा दिया, गैर सरकारी भी शामिल हैं उसमें, स्वयंसेवी भी शामिल है उसमें जो जनता के हित में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े निजी भी शामिल हैं जो चाहे और ना चाहे वो भी जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। आजकल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जमाना है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही, ऐसे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो समाज के प्रति जिम्मेदारी समझें और पूरा करें। रिलायंस टाटा 100 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया जनता के हित में खर्च करना पड़ेगा, कम से कम 2, ज्यादा करो अच्छी बात है। कानून है हमारे देश में, तो नया कंपनी कानून लागू हुआ 2014 में, हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाध्य कर दिया कि जितनी ऐसी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपनी कमाई का कम से कम 2% जनता के हित में खर्च करना पड़ेगा। कानूनन हमारे देश में तो हो गया। 80% से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखेंगे 80% से ज्यादा पूंजी उनकी अपनी नहीं है, वो आपकी हमारी है या सरकारी लोन है। तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकती, वो आपके हमारे हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मतलब वो भी अब लोक प्रशासन में शामिल कर ली गई है, क्योंकि जनता का हित उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जनता का पैसा उनमें लगा है। जुड़ी हुई बातें एक दूसरे। तो परिणाम क्या हुआ है, परंपरागत अर्थ था जनता के हित में किया गया सरकारी काम, और अब नया अर्थ क्या ध्यान रखना है आपको, वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। ये नया अर्थ भी ध्यान रखना है। परंपरागत अर्थ जनता के हित में किया गया सरकारी कामों का प्रशासन, और आधुनिक अर्थ सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। सार्वजनिक का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे, जो गतिविधियां कर रहे, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है तो फिर हम निजी नहीं हैं, फिर हम लोक हो गए, सरकारी नहीं हुए, लोक हो गए। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, चाहे खुद शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सोनू सूद, ये क्या है, सरकारी तो नहीं है लेकिन सार्वजनिक है कि नहीं है। हजारों लाखों लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं, आइडियल मानते हैं। ये सरकारी नहीं है, सार्वजनिक है। ये समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो भी लोक प्रशासन में शामिल है। अगर आर्यन खान के ड्रग्स पीने से केवल वो प्रभावित होते हो, उनके घर के 4 लोग प्रभावित होते हो, तो भाड़ में जाएं, वो जो करें सो करें, हमें क्या करना। तो आप और हम उस कैटेगरी में हो।
कि हम जो करेंगे कितने लोग प्रभावित होंगे हमसे? आप 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग। आप जो करोगे कितने लोग प्रभावित होंगे उससे? आप ज्यादा हैं तो आपके घर के 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, तो भाड़ में जाओ। 140 करोड़ आदमी है हमारे देश में, हमें क्या करना? आप 4 लोगों से जुड़े हो, 4 लोगों को प्रभावित करोगे, जो भी आप करोगे अच्छा बुरा। आप ड्रग्स पियोगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, जुआ खेलोगे, कितने लोगों को प्रभाव पड़ेगा उससे? 4 आदमी। लेकिन शाहरुख खान वही करेंगे तो कितने लोग प्रभावित होंगे? लाखों लोग। कि अरे शाहरुख खान ऐसा कर रहे तो अच्छा होगा, हम भी करते हैं। लाखों लोग। तो आप क्या कर रहे नहीं कर रहे दुनिया को मतलब नहीं है, लेकिन शाहरुख खान क्या कर रहे नहीं कर रहे दुनिया को मतलब है, क्योंकि उनसे दुनिया प्रभावित हो रही है। आपसे नहीं हो रही दुनिया प्रभावित, तो आप जाओ भाड़ में, जो मर्जी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो मर्जी सो नहीं कर सकते हैं। वो सार्वजनिक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है। तो उन्हें कुछ भी करने के पहले, उन्हें कुछ भी बोलने लिखने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। आपको हमें नहीं आएगा कोई पूछने, लेकिन उन्हें। तो आजकल अब हम ये नहीं देखते कि आप सरकारी हो कि नहीं। पहले क्या देखते थे कि सरकारी हो कि नहीं, सरकारी हो तो लोक प्रशासन हो। आजकल देखते हैं कि सार्वजनिक हो कि नहीं, सार्वजनिक हो तो लोक प्रशासन हो। क्योंकि सार्वजनिक हो मतलब समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हो, तब तो फिर आप लोक प्रशासन हो, तब आप जनता के हितों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। बिहार में ट्रेनों में आग लग गई, क्या पता लग रहा कि कोचिंग वालों ने सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के भड़काया। पीछे जो हुआ तो उसमें भी बड़े प्रख्यात कुख्यात जो भी कहें, पटना के ही एक वो कोचिंग वाले यूट्यूब कौन तो सर, अभी भी देखिए आप अग्निपथ योजना, तो फिर कई लोग पकड़े गए उसमें। तो आजकल तो और अब जब से सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, रातों रात आप सार्वजनिक हो जाते हो। हजारों लाखों लोग आपकी बातें सुनते देखते हैं। एक एक यूट्यूब चैनल के लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक एक वीडियो आप डाल देते हैं 10 मिनट 5 मिनट का, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। आप कौन ही, हम तो निजी हैं। कैसे निजी हो आप? सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं हो, हम भी मार रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तो हो। आपके मुंह से निकली एक बात, एक लाइन को सुन के हजारों लोग आग लगाने को तैयार हो जा रहे हैं। तो फिर आपकी जिम्मेदारी एक आम आदमी की तुलना में अलग है। आपको एक एक शब्द बोलना है, फूंक फूंक के बोलना है, नहीं तो आग लगा दोगे, और लग रही है। तो अब सोच बदल गई हमारी लोक प्रशासन को लेकर। हर वो संस्था जो सार्वजनिक है वो लोक प्रशासन है। पहले हर वो संस्था जो सरकारी है वो लोक प्रशासन है, और अब हर वो संस्था जो सार्वजनिक है वो लोक प्रशासन है। और सार्वजनिक का मतलब मैंने बताया कि समाज के कितने बड़े वर्ग पे आप प्रभाव डाल रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। समाज का कितना बड़ा वर्ग आपको आइडियल मान रहा है, आपको देख रहा है और आपके अकॉर्डिंग कर रहा है। जितना व्यापक प्रभाव, उतने ज्यादा सार्वजनिक, और उतना ज्यादा आप लोक प्रशासन का हिस्सा। तो अब ये पैमाना हो गया है लोक प्रशासन का। तो पहले था सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन, अब है सरकारी नहीं बल्कि
सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। देखिए वही लिखा है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, ना कि सरकारी। और सार्वजनिक का मतलब कि समाज के किसी वर्ग या लोगों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, जितना व्यापक प्रभाव होगा उतने ज्यादा सार्वजनिक कहलाओगे आप, और उतना ही ज्यादा आप लोक प्रशासन के अध्ययन का हिस्सा बन जाओगे। आप अकेले अपने आप को प्रभावित कर रहे, आप 4 लोगों को प्रभावित कर रहे, हमने कहा भाड़ में जाओ, मरो जियो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 4 लाख और 4 करोड़ को प्रभावित कर रहे, तो अब भाड़ में नहीं जाने देंगे आपको हम, अब तो पकड़ेंगे, क्योंकि अब फर्क पड़ता है हमें। बस तो ये है कि अब सरकारी हो नहीं हो से मतलब नहीं है, सार्वजनिक हो कि नहीं अब तो ये देखेंगे हम। अगर सार्वजनिक हो तो फिर तो अब लोक प्रशासन में हम आपको ले लेंगे। अब आप जनता के खिलाफ तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। अब तो जनता का हित आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, कुछ भी करने और कहने के पहले। तो ये अब नया अर्थ है लोक प्रशासन का। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था 2008 में अमेरिका में। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, सायरा क्रूज यूनिवर्सिटी। वहां हर 20 साल में लोक प्रशासन के विद्वान इकट्ठे होते हैं। 1968 1968 में पहली बार हुए थे, 1988 1988 में दूसरी बार हुए थे, और 2008 में तीसरी बार। जो ये 3 बार विद्वान मिले, हम उन्हें 3 सम्मेलनों के नाम से जानते हैं। प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन, द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन और तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन। सबसे रिसेंट तीसरा हुआ 2008 में, चौथा होगा 2028 में। हर 20 साल में एक बार होता है। जो ये नया अर्थ बताया हमने लोक प्रशासन का आपको, इस तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में उस अर्थ को स्वीकार किया गया, मान्यता दी गई। मैंने अपने शब्दों में बताया आपको कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक, और मतलब उसका बताया कि व्यापक प्रभाव। और तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन भी वही अर्थ बताता है, वह शब्द चेंज है। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन ने क्या अर्थ बताया? लोक प्रशासन को समाज में निहित प्रक्रिया माना, जो सामूहिक संबंधों, विचार विमर्श एवं क्रियाओं से युक्त है। सामूहिक संबंध, विचार विमर्श मतलब क्या? सामूहिक संबंध किस किस के बीच में? सरकार, गैर सरकारी, निजी, इन सब के बीच में। आजकल अकेले सरकार के बस का सब कुछ नहीं है ना, अकेले सरकार जनता का हित कर सकती है। उसमें निजी भी हैं, उसमें स्वयंसेवी भी हैं, उसमें गैर सरकारी भी हैं। तो ये वही मतलब है, सामूहिक संबंध, विचार विमर्श से युक्त प्रक्रिया। मतलब केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी, निजी, स्वयंसेवी, इन सबको शामिल किया गया लोक प्रशासन में। तभी हम लोगों के कल्याण, उनके विकास, उनकी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन ने स्वीकार किया कि अब लोक प्रशासन केवल सरकारी कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सामूहिक संबंधों पे आधारित है। और सामूहिक संबंध किसके? सरकारी, गैर सरकारी, निजी, स्वयंसेवी, इन सबके। ये सब अब लोक प्रशासन में शामिल है। सबके मिले जुले प्रयासों से ही हम लोगों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये सब लोक प्रशासन का हिस्सा है। ये नया अर्थ हम आसान शब्दों में बता रहे हैं आपको, अपने शब्दों में। सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। और तृतीय मिन्नोब्रुक ने इस तरह से डिफाइन किया, लोक प्रशासन को समाज में निहित प्रक्रिया बताया, जो सामूहिक संबंधों, विचार विमर्श और क्रियाओं से युक्त है, ताकि हम सबकी समृद्धि को सुनिश्चित कर सकें। और सामूहिक प्रयास हमने का डिफाइन करके यहाँ सामूहिक संबंध, तो वही बात, सरकारी, गैर सरकारी, स्वयंसेवी, निजी, इन सबके सामूहिक प्रयास। तो दोनों अर्थ ध्यान रखना है आपको लोक प्रशासन के। दोनों परिभाषाएं, परंपरागत जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन,
आधुनिक, सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन, सार्वजनिक में गैर सरकारी भी, स्वयंसेवी भी, निजी भी, जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, उसी को यहां कहा गया सामूहिक संबंध, सबकी मिली जुली भूमिका। तो ये टॉपिक था लोक प्रशासन का अर्थ, परंपरागत और आधुनिक। तो इस टॉपिक इतना ही, आज की क्लास यहीं तक। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को पूछना है कुछ? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना ऑडियो ऑन करें और पूछें, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, हाँ, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो इस तरह की कंपनियां ऐड करती हैं, वही हम बात कर रहे हैं कि देखिए आज निजी कंपनियां भी जनता के हित के लिए काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनी कर कहती हैं फला प्रोडक्ट खरीदिए, जो कमाई होगी 1% हम शिक्षा में खर्च करेंगे, कि स्वास्थ्य में, सीएसआर में तो कानूनन 2% खर्च करना है। ये कई कंपनियां अपनी तरफ से और भी खर्च करती हैं, एडिशनल करती हैं। वो सब यही है जो हम बात कर रहे थे आपसे, कि जनता का हित कहने को निजी है लेकिन जनता का हित भी है, तो इसीलिए तो अब उन सबको भी हमने लोक प्रशासन में शामिल किया। बिल्कुल, वो जनता का हित है निजी के द्वारा, और इसीलिए तो उन्हें भी अब हम लोक प्रशासन में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और पूछना है किसी को? चलिए, तो आज यहीं रुक रहे हैं, मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल मिलेंगे, सो और एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।